नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में भारतीय इतिहास डिस्कस कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में उत्तर वैदिक काल के बारे में हमने जाना है ना, उसके सामाजिक जीवन के बारे में जाना। अब हम उत्तर वैदिक काल में उनके धार्मिक जीवन के बारे में बात करेंगे, राजनीतिक जीवन के बारे में बात करेंगे और खेती एवं पशुपालन के बारे में बात करेंगे और व्यापार की स्थिति वहां पर कैसी थी इसके बारे में बात करेंगे। क्लियर? ठीक, तो अब हम देखते हैं इनका आर्थिक जीवन कैसा था। ये लोग मतलब किन चीजों को उगा रहे थे, क्या उत्पादन कर रहे थे, क्या व्यापार प्रारंभ हो गया था, है ना। पशु मतलब कौन से पशुओं का पालन कर रहे थे, जैसे कि मतलब ये पशु डिपेंडेंट थे पहले, तो अब ये लोग क्या कर रहे थे उत्तर वैदिक काल के। तो आर्थिक व्यवस्था इनकी देखते हैं। तो मेनली आर्थिक व्यवस्था, जो इनकी आर्थिक व्यवस्था पशु चारण से संबंधित थी। तो जैसा कि लोहे की खोज के साथ हमने देखा कि लोहे की खोज के साथ ही ये लोग कृषि करने लगे, तो इनकी आर्थिक व्यवस्था में नया परिवर्तन यह है कि जो पशु चारण करने वाले खाना बदोश लोग थे, तो ये लोग अब खेती करके स्थायी तौर पे एक जगह पे रहने का मतलब प्रारंभ ये लोग कर चुके थे। ठीक है, बहुत पूर्ण रूप से मतलब ये लोग बहुत आगे तो नहीं बढ़ गए थे, पर क्या हुआ था कि मतलब एक मतलब आगे आने वाली संस्कृतियों की नींव इसमें पड़ चुकी थी। ठीक है, इसमें उत्तर वैदिक काल में। तो आर्थिक व्यवस्था के बारे में एक जगह का नाम आता है अतरंजी खेड़ा, है ना। तो अतरंजी खेड़ा में सर्वप्रथम क्या हुआ है, अतरंजी खेड़ा अभी उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है, काली नदी के किनारे। ठीक है, उस जगह पे अतरंजी खेड़ा में सर्वप्रथम हमें लोहे के खेती वाले अवशेष प्राप्त हुए। ठीक है ना, खेती के उपकरण जो है तो वो हमको अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए। अतरंजी खेड़ा एटा जिला उत्तर प्रदेश में स्थित है, काली नदी के किनारे। तो यहां से हमको खेती के अवशेष प्राप्त हुए, इनको लोहे का ज्ञान हो गया। लोहे को क्या कह रहे थे ये लोग, लोहे शब्द के लिए डायरेक्टली लोहे वर्ड का यूज नहीं कर रहे थे, ये कृष्ण एस बोल रहे थे। नहीं, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, काले कलर का होता है लोहा। ठीक है, तो लोहे को इसीलिए ये लोग क्या बोल रहे थे, कृष्ण अयस। अयस तो ये लोग पहले भी यूज कर रहे थे तांबे और कांसे के लिए। अब कृष्ण अयस किसे बोला जा रहा था, लोहे को बोला जा रहा था, लोहे को कृष्ण अयस बोला जाता था इस टाइम पीरियड में। ठीक है ना, उत्तर वैदिक काल के लोगों के द्वारा। अब जो चीजों को उगा रहे थे, सबसे पहले बात करते हैं जानवरों के बारे में। तो जानवर क्या था, जो ऋग वैदिक काल के जानवर मेनली जानवर थे गाय, बैल और घोड़ा, है ना। तो वही जानवर गाय, बैल, घोड़ा अब भी थे और उन्हीं का प्रचलन बढ़ा हुआ था, क्योंकि ये लोग मतलब क्या कहते हैं किसी और दूसरी जगह से आए हुए थे यहाँ पे, है ना। तो घूमने फिरने और बाकी कामों के लिए घोड़े का उपयोग कर रहे थे और पशुपालन में इसका गाय का उपयोग कर रहे थे और खेती भी अब ज्यादा डिपेंडेंट हो गए थे, इसीलिए गाय का महत्व और बैल का महत्व इस समय बढ़ जाता है। अब बात करते हैं कि मतलब ये लोग अनाज कौन से उगा रहे थे। तो अनाज जब ये बाहर से आए हुए थे तो इनको गेहूं और जौ का ज्ञान पहले से था, है ना। तो गेहूं और जौ ये लोग पहले से उगा रहे थे। अब क्या करेंगे ये लोग, गेहूं और जौ का उपयोग पहले से कर रहे थे। शायद ऐसा हुआ होगा कि जो इनकी लैंड थी जहां से ये लोग आए हुए थे, या फिर इससे पहले उत्तर वैदिक काल से पहले जो आर्य लोग जहां पे रह रहे थे, तो वहां पे चावल उत्पादन की मतलब परिस्थितियां अच्छी नहीं थी। तो इसीलिए क्या था, इनको चावल के बारे में जानकारी नहीं थी। पर जब ये दोआब वाले क्षेत्र में आते हैं, गंगा यमुना के दोआब वाले क्षेत्र में आते हैं, तो वहां पर आकर इनको चावल की जानकारी हो जाती है और चावल का उत्पादन ये लोग प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि चावल उत्पादन के लिए शायद अच्छी परिस्थितियां यहाँ पे गंगा यमुना के दोआब वाले रीजन में हमें चावल के उत्पादन की अच्छी परिस्थितियां मिलने लगती हैं। तो जो बात उत्तर वैदिक काल में जहां पर चावल का या फिर बहुत ज्यादा फसलों के बारे में बात नहीं की गई है और गेहूं और जौ के बारे में सिर्फ जानकारी है, आर्यों का जो और मतलब संगठन है, मतलब और जो आर्य समाजी लोग हैं कहां पे, पश्चिम एशिया साइड, तो वो वाले क्या कर रहे हैं, गेहूं और जौ का उत्पादन कर रहे हैं। वहीं पर जो भारतीय सभ्यता विकसित हुई है, जो संस्कृति विकसित हुई है, वो चावल पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। आपने बहुत सारे कर्मकांडों में ऐसा देखा होगा, कर्मकांडों में चावल का महत्व बताया गया, अक्षत बोला जाता है ना। तो बहुत सारी पूजाओं में अक्षत का उपयोग किया जाता है। तो इस काल में क्या हुआ उत्तर वैदिक काल में कि चावल का महत्व बढ़ जाता है और ये लोग चावल का उत्पादन प्रारंभ कर देते हैं। अब खेती के लिए क्या किया गया है कि शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है ना, जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, जो वैदिक ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण, तो उसमें क्या कहा गया है, शतपथ ब्राह्मण में खेती से जुड़े 4 स्टेपों का वर्णन किया गया है, 4 अनुष्ठानों के बारे में बताया गया कि खेती में क्या किया जाता है। जुताई के बारे में बात की गई है, बुवाई के बारे में, कटाई के बारे में और मड़ाई के बारे में, चारों के बारे में बात की गई है शतपथ ब्राह्मण
ग्रंथ में, ठीक है, इनके बारे में बात किया गया है। और खेतों को जोतने के बारे में, तो खेत के जोतने को पहले जब स्टार्टिंग की बात है तो ऐसा नहीं है, पहले ये चीज, बाद में ये चीज किसके ऊपर लाद दी गई है, सिर्फ शूद्रों के ऊपर, कि वो जो है तो खेती करेंगे, ठीक है, या फिर वैश्य खेती करेंगे। पर स्टार्टिंग टाइम ऑफ पीरियड में क्या हुआ है कि राजा के द्वारा खेती किए जाने के प्रमाण मिलते हैं। जो विदेह राज जनक थे, सीता जी के, मतलब सीता भगवान, मतलब देवी सीता के जो पिता थे, तो उनके द्वारा खेतों को जोतने के बारे में बताया गया है, या फिर ऐसा वर्णन हमें रामायण में मिलता है। तो ये माना गया है कि मतलब जो खेती का व्यवसाय था या फिर जुताई वगैरह थी, वो सिर्फ नीचे दर्जे के लोगों या फिर नीचे वर्ण के लोगों के द्वारा किए जाने वाला काम स्टार्टिंग में नहीं था, सब लोग कर रहे थे। गौतम बुद्ध का बोधिगया में जो एक मतलब मूर्ति प्राप्त हुई है, वहां पे गौतम बुद्ध को खेत जोतते हुए दिखाया गया है। तो मतलब खेत को जोतना एक निकृष्ट काम नहीं माना गया है स्टार्टिंग के टाइम पे। बाद में क्या हो रहा है कि बाद में यह सिर्फ शूद्रों पर लाद दिया गया है कि सिर्फ उनके द्वारा ही खेती का काम किया जाएगा। तो खेती का काम बाद में चलकर मतलब खराब स्थिति में पहुंचता है। अब हम इनका व्यापार देखते हैं कि इनका व्यापार कैसा था। तो इन लोगों का व्यापार कैसा था, इन लोग जब तक अभी स्थिर अवस्था में नहीं पहुंचे थे, स्थायी तौर पर कहीं पर नहीं रह रहे, तो व्यापार और वाणिज्य यहां पर नहीं था। पर जैसे ही ये लोग गंगा यमुना के दोआब वाले क्षेत्र में आकर खेती करते हैं और रहना प्रारंभ कर देते हैं, तो वैसे ही ये लोग क्या करते हैं, व्यापार और वाणिज्य भी तीव्र गति से बढ़ने लगते हैं। उनको समुद्री व्यापार का ज्ञान हो गया था धीरे धीरे, कुछ मात्रा में, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मात्रा में ये लोग समुद्री व्यापार कर रहे थे, पर कुछ मात्रा में समुद्री व्यापार ये लोग करने लगे थे, समुद्री व्यापार कर रहे थे। अब क्या हो रहा था, जो दस्तकार और शिल्पकार लोग थे, तो उनकी क्या होती थी, बहुत सारी कैटेगरियां बांट दी गई थी। जैसे जो धातु का काम करते थे धातुकार थे, जो लकड़ी का काम कर रहे थे बढ़ई थे, है ना। तो ये लोग अपने अपने के ग्रुप बना लिए थे अलग अलग, ठीक है। तो उनको क्या बोला जा रहा था, हर ग्रुप को बोला जा रहा था श्रेणी। इनके अलग अलग ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन बने हुए थे, जैसे आज बने रहते हैं, है ना, स्वर्णकार समाज, है ना। तो वैसे ही आज के हिसाब से जो इनका एक ग्रुप हुआ करता था उसे बोल रहे थे श्रेणी। तो श्रेणी ये लोग, इनके मतलब एक टाइप के व्यापार करने वाले लोगों के ग्रुप को क्या बोल रहे थे ये लोग, श्रेणी। और जो श्रेणी का प्रधान हुआ करता था उसे श्रेष्ठिन कहते थे, ठीक है, उसे क्या बोल रहे थे, उसे श्रेष्ठिन बोल रहे थे। और जो दो तीन श्रेणियों का, और जो कुल बहुत सारी श्रेणियों को मिलाकर जब दो तीन श्रेणियां बन जाती थी या फिर ग्रुप ऑफ श्रेणीज था, तो उसे क्या बोल रहे थे, उसके प्रधान को बोल रहे थे महाश्रेणी, ठीक है। महाश्रेष्ठ, ठीक है, इसको महाश्रेष्ठी बोल रहे हैं, इसको श्रेणी बोल रहे हैं। और श्रेणी क्या होता था, एक टाइप के व्यापार करने वाले लोगों का ग्रुप हुआ करता था, ठीक है। अब क्या है कि जो यहाँ पर ऋग्वेद मतलब उत्तर वैदिक काल के जो ग्रंथों में जिन श्रेणियों का वर्णन किया गया है, उसमें करीब 18 श्रेणियों का वर्णन किया गया है। 18 ग्रुप, 18 टाइप के व्यापार करने वाले लोगों का ग्रुप इस टाइम पे था। 18 श्रेणियों का उल्लेख किया गया है। और एक बात निकल के आई है कि श्रेणी धर्म की बात की गई है ना। जो इन श्रेणियों के अंतर्गत रहने वाले लोग हैं, उनका कुछ नियम कानून बनाए गए हैं उनके लिए, उसको क्या बोला जा रहा है, श्रेणी धर्म। कि मतलब अगर इस किसी एक श्रेणी से कोई मतलब संबंधित है, तो उसे एक श्रेणी धर्म का पालन करना पड़ेगा। अपने श्रेणी के अंदर कुछ नियम कानून बनाए गए होंगे, उनका पालन इन लोगों को करना पड़ेगा श्रेणी धर्म के अंतर्गत, जो एक श्रेणी से संबंधित लोग थे। और क्या हुआ है, शायद मुद्रा का प्रचलन भी प्रारंभ हो गया था। मतलब बहुत सारे श्लोकों में ऐसा देखने को मिलता है कि मुद्रा यहां पर प्रचलित हो गई थी। अब मुद्रा मिल चुकी थी, मतलब मुद्रा का इतना व्यापक रूप से प्रयोग नहीं कर रहे थे। नॉर्मल व्यापार के लिए, शायद समुद्री व्यापार के लिए मुद्रा का उपयोग किया जाता रहा, पर नॉर्मल व्यापार के लिए अपने अंदर अपने आंतरिक व्यापार करने के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली का ही उपयोग कर रहे थे, ठीक है ना। वस्तु विनिमय प्रणाली मतलब क्या होता है कि किसी और चीज के बदले कोई और चीज दे देना। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में सबसे मुख्य चीज क्या थी, गाय। ये लोग गाय का उपयोग कर रहे थे वस्तु विनिमय में, ठीक है ना, चीजों के बार्टर सिस्टम, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं। तो वस्तु विनिमय के लिए क्या कर रहे थे ये लोग, गाय का उपयोग किया करते थे। मेन जी जो वस्तु थी वो गाय थी। इस टाइम पीरियड में वस्तु विनिमय में गाय का उपयोग किया जा रहा था और व्यापार करना प्रारंभ कर दिया गया था। जो मतलब शिल्पकार लोग थे, उनको क्या करना पड़ता, एक दिन के लिए बेगारी करनी पड़ती थी, मतलब बिना वेतन के काम करना पड़ता था। तो इस तरह हमने इनके आर्थिक जीवन की अगर बात की कि आर्थिक जीवन धीरे धीरे इनका प्रारंभ हो गया था। तो उन्नत अवस्था में तो नहीं पहुंच गया था, पर ये लोग अन्न उगा रहे थे, खा रहे थे और व्यापार कर रहे थे। आंतरिक व्यापार भी कर रहे थे और कुछ मात्रा में बाहरी व्यापार भी इन लोगों ने प्रारंभ कर दिया था।
अब जैसे ही व्यापार प्रारंभ होता है, टैक्स कलेक्शन भी प्रारंभ हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार जब मतलब ये आर्थिक रूप से सुदृढ़ होते हैं तो एक प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में मतलब इनके यहाँ प्रशासनिक ढांचा भी बनना स्टार्ट हो जाता है। तो अब हम इनके राजनीतिक जीवन के बारे में बात करेंगे कि इनकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। तो राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था में या फिर राजनीति में जो सभाओं का, है ना, जिन मतलब ऑर्गेनाइजेशन, जो छोटी छोटी संसद जैसी आज के संसद जैसी जो संस्थाएं थी, उनका जो मतलब वर्चस्व था या फिर प्रभुत्व था वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। ठीक है, जो सभा, समिति, विधाता, गण थे, तो इनका प्रभुत्व धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। विधाता और गण या विदत और गण जो थे, इनका तो एकदम से मतलब वही समाप्त हो जाता है, इनका वर्चस्व समाप्त हो जाता है, इनकी संस्थाएं समाप्त हो जाती है। विधाता और गण पूरी तरह से ये लोग समाप्त हो जाते हैं। सभा और समितियां बस जो होती हैं वो अपना अस्तित्व बनाए रखने में कामयाब रहती हैं, सभा समितियां बनी रहती हैं। पर सभा समितियां मतलब अब प्रासंगिक नहीं रह जाती हैं, क्योंकि क्या होता है कि इसमें सबसे पहले पुजारी और योद्धाओं के द्वारा, पुजारी और योद्धाओं का वर्चस्व हो जाता है। आम व्यक्ति के लिए, आम लोगों के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता है इसमें। ठीक है, और क्या होता है, और महिलाओं की स्थिति बहुत खराब हो जाती है। महिलाओं को सभा में भाग लेने का मतलब मौका दिया जाता है ना, समितियों में भाग लेने का मौका दिया जाता है। तो इस प्रकार क्या होता है, औरतों की स्थिति भी खराब हो जाती है। और सभा और समितियां अपना मतलब जो उनका काम था वो अब करने के का उसमें नहीं रहती हैं, और जो राजा को परामर्श देना था वो शायद परामर्श भी राजा पर बाध्यकारी नहीं रह गया था। जैसा कि समाज पहले बटा हुआ था, कबीलों में बहुत सारे कबीले हुआ करते थे। 5 कबीलों के बारे में बात की थी, पंचजन की। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि ये पंचजन भी समाप्त हो गए, है ना। अब पंचजन समाप्त हो गए तो क्या हुआ, कबीलों का मतलब जो प्रभुत्व था, जो तो कबीलों में बटा हुआ था समाज, तो वो कबीले ना होकर कुछ कबीलों का ग्रुप बन गया और एक राजा उसमें होने लगा। राजा का वर्चस्व बढ़ता गया, राजा बहुत सारे कबीलों का प्रधान होता गया, और उसे क्या बोला गया, राजा बोला गया। ठीक है, बहुत सारे कबीलों का प्रधान को राजा बोला गया। और नया शब्द एक निकल के आया, अब लैंड की बात होने लगी। ठीक है ना, जब ये लोग स्थायी तौर पर रहने लगे एक जगह पे, तो अब किसकी बात होने लगी, ये लोग लैंड की बात करने। तो सबसे पहले मतलब उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में, उत्तर वैदिक काल में ही राष्ट्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले होता है। एक लैंड मास के लिए राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया गया है और राष्ट्र बोला गया है। एक लैंड मास को क्या बोला गया है, राष्ट्र बोला गया है। ठीक है, तो राष्ट्र की संकल्पना इसी टाइम पीरियड में आती है और बहुत सारे कबीले मिलकर राष्ट्र का निर्माण करते हैं। अब क्या हुआ है कि जो कबीले हुआ करते थे तो उनके बहुत सारे नाम थे, 5 कबीले थे। तो पहले क्या था कि वो कबीले का नाम मतलब उसके नाम पे हुआ करता था, कबीले का नाम एक हुआ करता। जैसे पांचाल की बात करते हैं तो पांचाल जैसे कबीला था, पांचाल जो कबीला था तो उसमें क्या हो रहा था, पांचाल कबीले का सिर्फ एक कबीले का नाम था। पर क्या हुआ कि अब एक स्थान का नाम, तो पांचाल एक स्थान का नाम हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि जिस जगह पे पांचाल लोग जाकर सबसे पहले बसे और सबसे ज्यादा मात्रा में पांचाल लोग जिस स्थान पर थे उस स्थान को क्या बोल देगा, पांचाल। अब स्थान का महत्व, भूमि का महत्व बढ़ जाता है। ठीक है ना, अब कबीलों का महत्व उतना नहीं रह गया और बहुत सारे कबीले मिलकर राजा का निर्माण कर रहे थे। अब क्या हुआ है, जैसे पहले हुआ करता था, राजा का चुनाव किया जाता था। ठीक है, समिति के द्वारा राजा का चुनाव किया जा रहा था। पर क्या हो रहा है कि अब राजा का चुनाव नहीं किया जाएगा। राजा को पहले मानसिक और शारीरिक रूप से जो सुदृढ़ व्यक्ति है, जो खेती में बहुत अच्छा योगदान देता है, बहादुर है ना, मानसिक रूप से सुदृढ़ है, उसको बहुत बुद्धिमान है ना, उसे हर चीज की जानकारी है, उसको राजा बनाया जा रहा था। पर अब क्या हो रहा है, अब राजा क्या करते हैं, अपने पद को वंशानुगत बना लेते हैं और जो राजा को मिलने वाले वेरियस प्रिविलेजेस हैं उनका मतलब लाभ उठाते हैं और अपने पद को वंशानुगत कर देते हैं कि मतलब हमारे बाद हमारा बेटा ही राजा बनेगा। इस प्रकार क्या हो रहा है कि जो पुरानी व्यवस्था है जिसमें राजाओं को चुनाव किया जा रहा था, उस व्यवस्था को तोड़ा जाता है और राजा का पद वंशानुगत कर दिया जाता है। तो क्या होता था पहले कि जब चुनाव किया जाता था, है ना, तो चुनाव क्या किया जाता था, चुनाव एक समिति जो है तो राजा का चुनाव करती थी। तो उसमें क्या होता था कि लोग अपनी स्वेच्छा से राजा को बलि देते थे। ठीक है ना, बलि कुछ दान या फिर क्या करते हैं, दान नहीं कह सकते, राजा को उपहार स्वरूप कुछ वस्तुएं स्वैच्छिक रूप से दिया करते थे। पर जैसे ही यह पद वंशानुगत हो गया, राजा अपने पुत्र को बनाने लगा, तो क्या किया गया कि इस जो बलि को था इसको फोर्सफुल बना दिया गया। बलपूर्वक बलि का भी बलि लोगों से लिया जाने लगी। ठीक है, बलपूर्वक उपहार लोगों से प्राप्त किए जाने लगे।
तो इस प्रकार क्या हुआ कि जो व्यवस्था पहले से चली आ रही थी वो व्यवस्था धीरे धीरे टूट जाती है। महाभारत के मतलब स्टोरी में आपने सुना होगा कि जो धृतराष्ट्र के पुत्र रहते हैं उनसे बड़े युधिष्ठिर रहते हैं, फिर भी क्या करते हैं कि दुर्योधन गद्दी छीन लेता है और इसी के लिए क्या युद्ध होता है, महाभारत का युद्ध होता है। तो इस टाइम पीरियड पे क्या आके होता है, इससे देखने से यह पता चलता है कि वहां पर क्या हुआ है, सत्ता या सिंहासन ही बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। जो आपसी रिश्ते हैं वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहे थे और उनको इतना महत्व नहीं दिया गया, ज्यादा शासन और सत्ता को महत्व दिया गया है इस टाइम पीरियड में। राजा को क्या हो रहा था कि राजा जिस प्रकार सभा और समितियों के माध्यम से, राजा जिस प्रकार सभा समिति के माध्यम से इनकी सभा और समिति का मतलब वो क्या कहते हैं उनका समर्थन चाहता था, प्रोत्साहन चाहता था, तो अब क्या कर रहा था राजा, अब ब्राह्मणों का समर्थन चाहता था। क्योंकि हमने बात की है कि जब निचले तबकों के आपसी मतभेद भूल कर ये लोग निचले तबके वालों को दबाने का प्रयास किया करते थे, तो इस प्रकार राजा क्या कर रहा था कि अब ब्राह्मणों का समर्थन चाहता था और बहुत सारे यज्ञ और अनुष्ठान किया करता था। जैसा कि यजुर्वेद में बहुत सारे यज्ञों और अनुष्ठानों के बारे में लिखा गया है, तो वैसे ही राजसूय यज्ञ किया करता था, अश्वमेध यज्ञ किया करता था। अश्वमेध यज्ञ मतलब होता है कि घोड़े को राजा द्वारा एक घोड़े को छोड़ दिया जाता है, घोड़ा जहां तक विचरण करता है मतलब स्वतंत्र रूप से आबाद रूप से, ठीक है, तो वहां तक की सीमा उस राजा की हो जाती है। ऐसे ही वाजपेयी यज्ञ के बारे में बात की, वाजपेयी यज्ञ में घुड़दौड़ हुआ करती है, जो अपने रिश्तेदारों के बीच में सुपीरियर होने के लिए वाजपेयी यज्ञ का अनुष्ठान किया करता था और बहुत सारे धनों का और बहुत सारी चीजों का, गायों का, भूमि का दान किया करता था। उतनी मात्रा में अभी भी भूमि का दान नहीं हो रहा था, पर लैंड की बात आने लगी थी, ठीक है ना, राष्ट्र का कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया था। राजा को सलाह देने के लिए या केंद्रीय प्रशासन चलाने के लिए पुजारी, सेनानी, इन लोगों का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। पुजारी और सेनानी पूर्व की तरह ही थे, पर क्या हुआ है, शायद जो निचला प्रशासन है ना, छोटे स्तर पर प्रशासन है, वो ग्रामीण सभाओं के द्वारा, जो गांव की या कबीलों की सभाएं होती थी उनके द्वारा ही शासन, अभी प्रशासन की मशीनरी चलाई जा रही थी ग्रामीण सभाओं के द्वारा, ठीक है। इसके द्वारा प्रशासन की मशीनरी को चलाया जा रहा था और अभी भी प्रशासन बहुत मतलब केंद्रीय रूप से बहुत प्रशासन आगे नहीं बढ़ गया था, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में बहुत ज्यादा नहीं हुआ करता था। एक विशेष बात यह है कि इस टाइम पे भी राजा भी मतलब प्रॉपर एक सेना को नहीं रख रहा है, सेना फॉर्म नहीं कर रहा है ना, वो जरूरत पड़ने पर अपने लोगों को इकट्ठा करके, कबीले के लोगों को, रिश्तेदारों को इकट्ठा करके ही युद्ध पर जा रहा है। एक विशेष प्रथा का उल्लेख किया गया है कि राजा युद्ध में जाने से पहले या फिर अपनी विजय को श्योर करने के लिए, श्योरिटी के लिए क्या एक अनुष्ठान किया करता था। उस अनुष्ठान में क्या करता था, राजा आम जनों के साथ बैठकर पत्तन में उन्हीं के साथ भोजन किया करता था। तो इस प्रकार हमने इनकी राजनीतिक व्यवस्था को देखा। अब हम इनकी धार्मिक व्यवस्था को देखते हैं। तो धार्मिक व्यवस्था में क्या हुआ है कि बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा चेंज आ गया है इनकी धार्मिक व्यवस्था में। जहां पर ये लोग प्रकृति से जुड़ी चीजों का उपयोग करके मतलब पूजा कर रहे थे, तो अब ये लोग किसकी पूजा करने लगेंगे, जो देवता इंद्र और वरुण, सूर्य, ये सब जो देवता थे इनके, तो वो अब धीरे धीरे क्या होंगे, बदल जाएंगे। अब इन लोगों के लिए मेनली क्या इंपॉर्टेंट हो गया है, एक प्रजापति की बात आती है, ठीक है, प्रजापति की बात करते हैं, ठीक है। प्रजापति उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता हैं और इनके लिए बहुत सारे जो है तो अनुष्ठानों का वर्णन उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में प्रजापति के लिए किया गया है। एक रुद्र देवता की बात आती है, रुद्र पशुओं के देवता हैं, और एक देवता की बात आती है विष्णु की। अब विष्णु किसके देवता है, विष्णु, क्योंकि यह पूर्ण रूप से एक खानाबदोश जीवन छोड़कर, आर्य लोग खानाबदोश जीवन छोड़कर मतलब एक गृहस्थी की ओर और एस्टेब्लिशमेंट की ओर बढ़ गए थे, तो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण देवता थे विष्णु। जो लोग एक परिवार बनाकर, घर बनाकर रहने लगे थे, उनके लिए कौन देवता महत्वपूर्ण थे, गृहस्थों के आज भी देवता विष्णु माने जाते हैं ना, और पशुओं के देवता रुद्र माने जाते थे, क्योंकि पशु भी इस काल में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थे। तो पशुओं के देवता को रुद्र माना गया है और जो गृहस्थों के देवता है उसे विष्णु को माना गया है। जो प्राचीन वैदिक कालीन देवता थे वो अपना महत्व धीरे धीरे खो चुके थे। भौतिक चीजों में ही लोग पूजा कर रहे थे, पर कुछ चीजों में क्या हुआ है कि बहुत सारी वस्तुओं की पूजा करने लगे, बहुत सारे चिन्हों की पूजा करने लगे। तो ऐसा माना जा सकता है कि मतलब मूर्ति पूजा का धीरे धीरे प्रारंभ हो गया था। अभी तक क्या हो रहा था कि ऋग्वेद में बहुत सारी आराधनाओं के बारे में, पूजाओं के बारे में और बहुत सारे श्लोकों के बारे में लिखा गया, जिनका उच्चारण किया जाता था भगवानों को प्रसन्न करने के लिए। धीरे धीरे क्या हुआ है कि उत्तर वैदिक काल में आके ये सब कर्मकांड और यज्ञ पर आधारित हो गए। इस टाइम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज आती है यज्ञ, ठीक है।
ये बहुत सारे कर्मकांडों और यज्ञों पर आधारित हो गया है इनका जीवन। यज्ञ करते हैं, हर चीज के लिए विभिन्न अनुष्ठानों का वर्णन किया गया है। हर काम के लिए एक अनुष्ठान किया जाता है। खेती करने जाना है तो उससे पहले एक अनुष्ठान किया जाता है, कटाई करने जाना उससे पहले एक अनुष्ठान, बलि और ब्राह्मणों को दान करने की बात कही गई है। तो इसी प्रकार क्या हुआ है, जब बार बार बलि पे मतलब बलि की बात की गई है, हर बार है ना, बहुत सारे कर्मकांडों और विधानों में बलि का उल्लेख किया गया है। तो जब पशुओं की बार बार बलि दी जा रही है तो इस बलि के कारण क्या हो रहा है, पशुओं की संख्या कम होती जा रही है। और यह व्यवस्था पशुपालन आधारित है, कृषि पर आधारित है, तो धीरे धीरे पशुओं की कमी भी होती जाती है। तो इसलिए फिर क्या हुआ है कि आगे चलकर जब उत्तर वैदिक काल समाप्ति की ओर पहुंचता है तो उपनिषदों में दार्शनिक चिंतन की बात करना प्रारंभ कर दिया गया है। दार्शनिक चिंतन मतलब आत्मा और ब्रह्मा के बीच के संबंध की बात की गई है और कर्म पर आधारित व्यवस्था की बात की गई है। निष्काम कर्मयोग की बात की गई है ईशोपनिषद में, ठीक है। तो उपनिषदों के काल में क्या होता है आकर कि धीरे धीरे इनका जो कर्मकांड आधारित जीवन हो जाता है, यज्ञ आधारित अनुष्ठान आधारित जीवन हो जाता है, जिसमें किसको फायदा रहता है, सिर्फ ब्राह्मणों को, ठीक है, और क्षत्रियों को। बाकी जो दो वर्ण है वो एक प्रकार से सप्रेशन के शिकार हो जाता है। उनको क्या किया जाता है, उनको समाज में नीचा समझा जाता है और दबाया जाता है, सबके सारा काम वही करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, तो ईशोपनिषद में क्या बोला गया है, निष्काम कर्मयोग के बारे में बात की गई है। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे दार्शनिक चिंतन भी दार्शनिक चिंतन के बारे में भी बात करना प्रारंभ कर दिया गया है। आत्मा और ब्रह्मा के संबंध के बारे में बात की गई है। तो जो कौशल और क्या कहते हैं, जो कौशल एरिया के या फिर अवंती एरिया के जो मतलब लोग थे, अवंती नहीं कौशल एरिया के लोग जो थे, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इस बहुत क्षत्रिय राजाओं ने इस कॉन्सेप्ट को माना है और दार्शनिकता को स्वीकार किया है। आत्मा और ब्रह्मा के बीच वाले संबंध को स्वीकार किया है और धर्म सुधार की भी बात उत्तर वैदिक काल के समाप्ति से ही प्रारंभ हो जाती है। और आगे चल के हम जैसे देखेंगे कि इसी धर्म सुधार के कारण ही, इसी बहुत ज्यादा कर्मकांडों के प्रचार के कारण ही, पशुओं की इतनी ज्यादा बलि के कारण लोग परेशान हो जाते हैं और फिर क्या होता है, बहुत सारे नए धर्मों का उदय होता है, जिनमें जैन और बौद्ध धर्म महत्वपूर्ण है, जिसको आगे चलकर हम बात करेंगे जैन और बौद्ध धर्म के बारे में। तो उपनिषदों के टाइम से ही दार्शनिकता की बात होने लगती है और लोगों को कहा जाता है कि आप अपना कर्म कीजिए और उस मतलब क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा कर्मकांडों और पाखंडों पे ध्यान नहीं दिया जाए। तो इस प्रकार क्या होता है, धीरे धीरे ब्राह्मणवाद का विरोध प्रारंभ हो जाता है, जिसे बहुत सारे क्षत्रिय राजाओं के द्वारा भी मतलब पैट्रोनेज दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने उत्तर वैदिक काल के बारे में जाना, वैदिक काल के बारे में जाना, वैदिक सभ्यता को समझने का प्रयास किया। आगे चल के जैन धर्म के बारे में बात करेंगे, महाजनपद काल के बारे में बात करेंगे। आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है, लाइक करिए, कमेंट करके बताइए हमें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।